नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। यूक्रेन रूस युद्ध का यह 8वां दिन है। थल और वायु के बाद अब जल के रास्ते भी रूस ने यूक्रेन को घेरना शुरू कर दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है और रूसी सेना धीरे धीरे प्रधानमंत्री के सरकारी मुख्यालय की तरफ बढ़ रही है। कीव से पहले रूस की सेना ने यूक्रेन के करीब 6 जगहों या 6 शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उनके कुछ नागरिक और कुछ सार्वजनिक ठिकानों पर भी भारी क्षति पहुंचाई है। रूस की सेना आम नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि आम नागरिकों को रूस की सेना खाने पीने के साथ साथ जरूरी मदद भी मुहैया करा रही है। लेकिन यूक्रेन समर्थित यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चलाया जा रहा है। रूस को युद्ध अपराधी साबित करने के लिए फेक वीडियो और खबरें प्रसारित की जा रही है। रूसी सेना को यूक्रेन की आम जनता के खिलाफ बताते हुए खबर फैलाई जा रही है। आज हम अपने मेहमानों के साथ इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और वास्तविक स्थिति क्या है उसे जानने के लिए और युद्ध जिसे रूस की तरफ से केवल एक मिलिट्री स्ट्राइक बताया जा रहा है उसकी सही तस्वीर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। दुनिया जिसे युद्ध कह रही है, क्या रूस के लिए वह अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ा जाने वाला धर्मयुद्ध है? इसी पे हम चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे क्या पुतिन की परमाणु हमले की तैयारी और इस तैयारी के जवाब में अमेरिका और यूरोपियन देश की रणनीति पर क्या स्थिति है, उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हम कुछ 8वें दिन की जो बड़ी तस्वीरें हैं उस पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करने और अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाने से पहले आज मैं आपको बताता हूं कि स्वदेशी ऐप कू पर क्या विशेष कू आया है और उसको देखते हैं। और सबसे पहला कू भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से है। पहला कू कि भाजपा ने वादा किया था कि हम प्रदेश में माफियाओं और बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। आप 5 साल बाद मैं यहां आया हूं। 5 साल में योगी जी ने यूपी से माफियाओं और बाहुबलियों को चुन चुन कर समाप्त करने का काम किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह यानी अमित शाह को टैग करते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश ने यह कू किया है। स्वदेशी ऐप कू पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल भी काफ़ी एक्टिव हैं। स्वदेशी ऐप के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में बड़ी तेजी से कू ऐप जो है लोकप्रिय। और अगला कू है केशव प्रसाद मौर्य की उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी जय श्री राम का नारा सुनाकर धरना देने से काशी में हर हर महादेव का जय घोष बंद नहीं होगा। मथुरा वृंदावन में राधे राधे जय श्री कृष्ण जय माता दी के जयकारे बंद नहीं होंगे। श्री अखिलेश यादव यूपी को बंगाल बनाना चाहते हैं। यह मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा। कमल खिला था, कमल ही खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य के बाद बिहार कांग्रेस का एक कू है। पॉलिटिकल पार्टी बिहार कांग्रेस का है कि आधी आबादी है, महिला आधी आबादी है। हर घर में जितने भी सदस्य आते हैं उनमें आधी महिलाएं होती हैं। समाज का, परिवार का, महंगाई का, समाज में जितनी भी समस्याएं होती है उन सब का बोझ महिलाएं ही उठाती है। महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी को टैग करते क्या श्रीमती @प्रियंका गांधी। अगला चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी का। इनका कू देखते हैं। इन्होंने कहा है कि #गोरखपुर_सदर जिस चेहरे पर प्रदेश विजय की गलत फहमी पाले है वो अपनी ही सीट पर हार के डर से बेईमानी पर उतर आए हैं। 35 साल की बिंदा ना विकलांग, ना बुजुर्ग, ना कर्मचारी बूथ संख्या 66 पर पहुंची तो पता लगा कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से डाला जा चुका है। अगला को डॉक्टर महेंद्र सिंह है, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के। उनका कू है कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगों वाली होली मनाने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए कहा है कि होली 10 मार्च को ही शुरू हो जाएगी। जिस दिन उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आएंगे उसी दिन। डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। अगला कू है शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। अगला को डॉक्टर महेंद्र सिंह के बाद तो डॉक्टर महेंद्र सिंह है जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा है कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगों वाली होली मनाने वाला है, क्योंकि 10 मार्च को परिणाम आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो पोलिंग हुई है आज 6ठे चरण की, उसका भी परिणाम 7 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है और उसके बाद जो है परिणाम। अगला कू शिवपाल सिंह यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में आयोजित सपा गठबंधन के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में उत्साह, उम्मीद और ऊर्जा का खूबसूरत संयोग भविष्य का स्पष्ट संदेश दे रहा है। अपना यूपी उम्मीद वाला जनादेश दे रहा है।
कू के बाद अब मैं आपको कू है और कू के बाद से मैं आपको यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी जो बड़ी खबर आ रही है, इस कू के बाद से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वॉर की ब्रेकिंग जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर ब्रेकिंग है, यूक्रेन पर जमकर बरस रहे रूसी गोले। रूस के कब्जे में यूक्रेन के 15 शहर अब तक आ चुके हैं। रूस ने तैनात किए थर्मोबारिक हथियार से रूस लगातार हमले करा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस जो है थर्मोबारिक वॉर का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन पर जमकर बरस रहे रूसी बम और 15 शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के 15 शहरों पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को लेकर पुतिन और मैक्रो की बात हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो। पुतिन का फ्रांस के राष्ट्रपति को दो टूक जवाब कि हर हाल में यूक्रेन में टारगेट पूरा करेगा रूस। पुतिन ने यह कहा है कि मारियुपोल में जारी है भीषण घमासान। यूक्रेन को लेकर पुतिन और मैक्रो की बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बात किया है पुतिन से और कुछ युद्ध अब आपको मैं दिखाऊंगा। अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे अभी आप जो देख रहे हैं ये मैप है कि रूस यूक्रेन जंग का जो अपडेट है और जिन 6 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है रूस ने। यूक्रेन के जिन बड़े शहरों पर कब्जा किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक क्रीमिया यहाँ पे चर्नी हाईवे है, रूसी की सेना यहां पर कब्जा जमा चुकी है। इसके अलावा चर्नाविल है जो यहां पर भी सेना का कब्जा है। डोनेस्टर है जो कि साउथ में है यूक्रेन के, वहां पर भी कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा खेरसॉन जहां पर काफी कड़ा मुकाबला हुआ था उसके बाद यहां भी सेना का कब्जा हो चुका है, रूस की सेना का कब्जा। कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, यहां पर चारों तरफ से, ये जो आप मैप देख रहे हैं, चारों तरफ से रूस की सेना जो है कीव को घेरे हुए है और यहां पर कब्जे की जंग अभी जारी है। पूरी तरीके से कीव पर कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन ओडेसा जो कि उत्तरी यूक्रेन में, वहां पर भी संघर्ष जारी है और रूस की सेना यहां पर भारी पड़ियर किसी भी वक्त ये घोषणा कर सकती है। रूस की तरफ से ये खबर आ सकती है कि यहां भी रूस का कब्जा हो गया। उसके बाद आप पश्चिमी इलाके में, पूर्वी इलाके में जाएंगे। खार्किव है, खार्किव में हमला जारी है और काफी भीषण लड़ाई यहां पे हो रही है। स्नेक आइलैंड है, यहां सेना का कब्जा हो चुका है। कल ही यहां पर सेना का कब्जा हो चुका था और ये घोषणा भी कल ही रूस ने कर दिया था कि पूर्वी जो हिस्सा है जो क्रीमिया के उत्तर में है और पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, स्नेक आइलैंड, वहां भी रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और बेरियुपोल में लड़ाई जारी है और बोजनेस्क है जो कि पुल यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है और यहां पर भी आमने सामने की लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में और यहां पर रूसी सेना यहां भी भारी पड़ रही है और अभी आज हो सकता है कि यहां भी कब्जा करने की घोषणा जो है आज यहां पर हो जाए। खेरसॉन में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। बड़ा ये बहुत बड़ा शहर है और आपको अगर भारत के शहरों से अगर आप इसका तुलना इसकी आप करेंगे तो आप दिल्ली और मुंबई से इसकी तुलना कर सकते हैं। उसी तरीके का महत्व वाला ये शहर है जहां पर कब्जा हो चुका है। तो ये जो बड़े शहर हैं, जो बड़े इलाके हैं, यहां पर कब्जा इस मैप में आप पूरी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन कीव की जो लड़ाई है, कीव की लड़ाई अभी भी जारी है और कीव पर कब्जे के बाद जिस तरीके से रूस की सेना, इस मैप में आप देख रहे हैं जिस तरीके से रूस की सेना चारों तरफ से ये सैटेलाइट मैप से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ओरिजिनल सैटेलाइट मैप है और इस मैप के जरिए बता रहा हूं कीव जो कि बिल्कुल सेंटर में है यहां पे और ये जो पार्ट है ये रूस का पार्ट है। क्रीमिया जो है आपको इस साइड में है, उसके बाद यहां बेलारूस है। बेलारूस और रूस दोनों मिलकर के यहां पे लड़ाई कर रही है और बेलारूस रूस का साथ दे रहा है। कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है। रूस की सेना जो है धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ रही है और जो यहां पर प्रधानमंत्री का सचिवालय है, राष्ट्रपति का सचिवालय है, उसको घेरने की कोशिश की जा रही है और कीव को घेर के अगर कीव पे कब्जा हो जाता है तो आप ये समझे कि यूक्रेन पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो जाएगा और उसके बाद रूस जो है फिर अपने हिस्से की बात करेगा और अपनी शर्तों पर बात करेगा यूक्रेन को। और यूक्रेन से लड़ाई की जो मुख्य वजह मानी जा रही है, जो मुख्य वजह है वो जो है पूरी तरीके से ये है कि नाटो की सदस्यता नहीं ले। अब इसके बाद जो है आपको एक रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में यह लड़ाई चल रही है, लेकिन रूस की तरफ से जो बयान आया है, रूस की तरफ से जो बात की जा रही है कि
ये युद्ध नहीं है। युद्ध के जो यूक्रेन के साथ रूस की यह लड़ाई जो है, ये लड़ाई नहीं बल्कि धर्म युद्ध है, क्योंकि रूस अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और ये धर्म युद्ध है। और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है कि युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट के बाद हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, उन मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और उनसे जो महत्वपूर्ण मसले हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, दो जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। 24 फरवरी 2022 जब खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया सहित भारत के मीडिया संस्थान उसके बाद से आज तक यही कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन के विरुद्ध जंग छिड़ी है। लेकिन जब इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे ये युद्ध नहीं है, बल्कि रूस के राष्ट्रवाद और संप्रभुता की रक्षा के लिए राष्ट्रपति पुतिन द्वारा शुरू किया गया मिलिट्री ऑपरेशन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि यह युद्ध नहीं है बल्कि सैन्य ऑपरेशन है। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि 24 फरवरी को ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना और सैन्य ठिकानों पर ही हमला किया है। रूसी सेना ने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उनकी मदद की है, उन्हें खाना और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही रूस इस सैन्य ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन में फंसे भारत सहित दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद कर रहा है। रूस पर यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का जो आरोप लगाया जा रहा है वह ईयू और नाटो देशों का प्रोपेगेंडा है। रूसी सेना पर यूक्रेन ने जिस टीवी टावर को बमबारी में उड़ाने का आरोप लगाया, उस टीवी टावर को रूसी सेना ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन की सेना ने उड़ाया। ये भी जानकारी मिली है कि ये टीवी टावर वैसे भी किसी काम का नहीं था। इससे एंटीना वाले पुराने टीवी चलते थे जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। स्पष्ट है कि रूस के जिस सैन्य ऑपरेशन को वेस्टर्न कंट्री और मीडिया युद्ध करार दे रहे हैं वह कोई युद्ध नहीं बल्कि रूसी राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए पुतिन द्वारा उठाया गया कदम है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर हर राष्ट्राध्यक्ष अवश्य उठाएगा, क्योंकि ये उसकी पहली जिम्मेदारी होती है। तो करेंगे चर्चा। और यह जो लड़ाई है धर्म है और रूस इसे धर्म युद्ध कह रहा है। ये कह रहे हैं कि अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए रूस अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अपने देश और अपनी राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बचाने का हक जो है सभी को है और इसकी लड़ाई कोई भी लड़ सकता है। इसलिए ये युद्ध नहीं है, एक मिलिट्री स्ट्राइक है जो यूक्रेन में किया जा रहा है रूस की तरफ से। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। टीपीएस त्यागी है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा एक यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हैं राकेश शंकर भारती, जो यूक्रेन का पक्ष रखेंगे और पेशे से लेखक है और विशेषज्ञ भी है, वहां पर पूरे मसले पे करीबी से नजर रखे हुए हैं और इनका यूक्रेन के बारे में क्या कहना है उनसे हम बात करेंगे और इसके अलावा उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ रहेंगे कर्नल टीपीएस त्यागी। हम दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं भारती जी आपसे करना चाहूंगा कि ये जो पूरा मसला चल रहा है और लड़ाई जो है युद्ध कहीं बाकी जो यूरोपियन कंट्री है, नाटो के जो कंट्री है, ये कह रहे हैं कि रूस ने हमला किया है, एक तरीके से युद्ध की शुरुआत की है। लेकिन रूस का कहना है कि यह मिलिट्री स्ट्राइक है, धर्म युद्ध है, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है और हर एक राष्ट्र को अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ने का हक है। क्या आपको लगता है, आप यूक्रेन में रह रहे हैं और वहां की स्थिति से वाकिफ है, अभी वहां जो भी चल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के बताएं कि ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरी लड़ाई है, क्या किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको लगता है कि सही में ये धर्म युद्ध है या ये युद्ध है? हाँ, सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा, जिस तरह आप नक्शे में दिखाते हैं ना, पूरा कब्जा हो गया, ये हो गया है, वैसा नहीं है। जो शहर के मुख्य पॉइंट है वहां पे लड़ाई हुई है। कई जगह रूस के सैनिक पीछे भी हटी है, जैसे बर्दियांस्क से उनको मार के भगाया है, मरियुपोल से एक बार हटाया, दोबारा वहां पे लड़ाई हुई है। खेरसोन में यूक्रेन की सेना पीछे हटी जरूर है, मोबिलाइजेशन दोबारा हो रहा है, ठीक है, पूरे यूक्रेन पे कब्जा नहीं है। और अडेसा कई दिनों से रुकी हुई थी, वहां भी लड़ाई हो रही, उन्होंने घुसना शुरू किया है। खारकोव का अभी तक पूरी ताकत लगाई, लोगों पे बम फेंकना शुरू किया, उनके घरों को तोड़ना शुरू किया, तब भी खारकोव पे उनका कब्जा नहीं हुआ है।
और रूस की कैजुअलिटी 10,000 से ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ। 10,000 से ज्यादा है, क्योंकि अभी तक तो देखिए 7,000 लाशों की गिनती हुई रेड क्रॉस से। रूस उनको 500 मानते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ यूक्रेन की कम से कम 7,000 मरे हैं, जो ग्राउंड के हैं। क्योंकि आप लोगों को ग्राउंड की रियलिटी पता नहीं है, जो मीडिया भी आज कहीं भी है, नहीं, मैं ग्राउंड की रियलिटी जानता राकेश हूँ। शंकर जी, और अभी जो है, हमारे प्रतिनिधि यूक्रेन में हैं, उनसे बातचीत करके ही हम लोग ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल आपसे नहीं तो बात कर रहे हैं, मैं केवल आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे वहाँ पर जाते। प्रतिनिधि हैं और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ ग्राउंड पे हैं, पोलैंड में हैं जी, हंगरी में है, पोलैंड में है, रोमानिया में है, वहां से भी, और जो लोग वहां से आए हैं उनसे भी बात हो रही है, और ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर भी हैं, उनसे भी हमारी बात होती है, उनके आधार पे भी बात कर रहे हैं। रूस ने जी, हाँ ठीक है, रूस ने इतने शक्तिशाली बम का हर चीज का इस्तेमाल किया, तब भी 8 दिनों में यूक्रेन पे काबू नहीं कर सका। तो महाशक्ति होने का एक घमंड जो है विनाश रूस का खुद। लेकिन सवाल भारती, सवाल राकेश शंकर भारती, सवाल ये नहीं है रूस हारे या यूक्रेन हारे, बात वो नहीं है। इस लड़ाई पे मेरा सवाल है कि क्या ये युद्ध जो कहा जा रहा है, हम भी कह रहे हैं इसको युद्ध ही, लेकिन रूस ने साफ किया है कि ये रूस जो है ये मिलिट्री स्ट्राइक है, क्योंकि अगर रूस अगर हमला करेगा, रूस अगर युद्ध की स्थिति में आ जाएगा, तब तो यूक्रेन में कुछ बचेगा नहीं। जितनी शक्ति इनकी रूस की है और जो शक्ति यूक्रेन के पास है, अगर युद्ध के मोड पे आ गया रूस, तो फिर तो यूक्रेन में कुछ बचेगा नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ, कन्वेंशनल वार ही हो रहा है। इतना जो बम फूटते हैं, इतने आप एक बार में पूरा पूरा घर उड़ जा रहा है, इतने फाइटर प्लेन उनके भी गिरे हैं, इतने लिए एक तरह के कन्वेंशनल वार है। इतना उनके सीरिया में भी नहीं मरे, चेचेनिया में भी नहीं मरे, कई सालों में मरे थे, जो इनके 8 दिन के लिए कन्वेंशनल वार है। भले कोई कन्वेंशनल वार में जो है वहां की जनता, वहां की नागरिकों का ख्याल नहीं रखा जाता है। वहां की जनता, जो अपोनेंट की नहीं सेना ख्याल कहीं नहीं रखा है। वो जिस शहर में गया है, जब सेना को कब्जा नहीं कर सकी तो बम गिराना शुरू किया लोगों के घर पे। तो ये कन्वेंशनल वार से भी ज्यादा। आप कहां से बोल रहे हैं? आप भारती जी कहां से बोल रहे हैं? आप किस जगह पे? जहां लड़ाई हो रही है मारियुपोल, उसी इलाके में हूँ मैं, डिनेप्रो में हूँ। ये थोड़ा सा बीच में पड़ जाता है, मतलब साइड में ही है, फ्रंट पे खार्किव भी थोड़े 300 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ, जो लड़ाई जो है ना, वो कन्वेंशनल लड़ रहे हैं, और कन्वेंशनल से भी खतरनाक लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। भारत पे भी ऐसा हमला हो तो रोकना मुश्किल है। यहाँ की सेना रोक करके रखी हुई है उनको इतने दिनों से। और मैं बता रहा हूँ, ये केवल और केवल लड़ाई इसलिए कि पुतिन यूक्रेन को देश नहीं मानते। सच्चाई ये है, उनको लगता है कि हम यहाँ कठपुतली सरकार बनाए, फिर उसी तरह दोहन करें। कभी रूस इनको स्टेबल नहीं होने दिया। उनके अलीगार्क माफिया यहाँ से हर चीज लूटते रहे इतने सालों में। और 2014 के बाद जो स्वतंत्र सरकार आई, बार उनको वो उखाड़ फेंकना किसी भी हाल में चाहते हैं। और दुनिया बदल गई है, अब यहाँ के युवा रूस के साथ नहीं रहना चाहते। जहां जहां लड़ाई हो रही, बता रहा हूँ, रसियन बोलने वाले लोग लड़ रहे हैं रूस से। यूक्रेनियन तो आपकी बात बिल्कुल आप चूंकि वहां पे हैं, आपकी बात है। टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ हैं। और जो मीडिया में दिखाते हैं ना बहुत चीज की, भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, ये हो रहा है। ये बात ये है कि यहाँ अफरा तफरी है, लोग महिलाओं को निकालना चाहते हैं ट्रेन में। यहाँ का कल्चर भी है, महिलाओं को पहले निकालना कहीं भी। तो विदेशी हो देशी हो, इसमें कोई फर्क नहीं करेगा, वो पहले बच्चों महिलाओं को ट्रेन में निकालेंगे वो, क्योंकि यहाँ स्थिति विस्फोटक होने वाली है, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा पुतिन के जो अहंकार है वो बोल रहा है, और कुछ भी नहीं है। वो विनाश पुतिन को रूस तक ले जाएगा, यूक्रेन को मान लो बर्बाद कर देगा। लेकिन यूक्रेन की जो लड़ाई अंदर में, वो रशियन की लड़ाई, रशियन को मार रहे हैं ना। यहाँ खारकोव में, मारियुपोल में कौन है? रशियन है ना। कीव में कौन है? रशियन है ना। यूक्रेनियन तो बहुत कम है यहाँ। बिल्कुल, पहले यूक्रेन और असम में कोई अंतर तो है नहीं, यूएसएसआर का पार्ट ही तो रहा है। अब आप अलग हो गए तो वो थोड़ी यूक्रेन वासी हो गए, लेकिन एक्चुअली तो दे आर रशियंस ही तो हैं। और कौन है? चलिए, टीपीएस त्यागी हमारे साथ है। आपने कही सुन रही, आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं टीपीएस त्यागी जी, क्या कहेंगे आप? जो चीज़ भारती कह रहे हैं, जो पूरी तरीके से जो दृश्य बता रहे हैं, चूंकि वहीं पर हैं, यूक्रेन में हैं, बैठे हुए हैं, वो जो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, क्या जवाब है आपका? अच्छा भारती जी, रूस ने अभी तक अपने कन्वेंशनल वार्स का भी, कन्वेंशनल वेपन्स का भी 100% तक इस्तेमाल नहीं किया है। उसने कन्वेंशनल वेपन्स भी 1/3 ही इस्तेमाल किए हैं। कारण ये कि वो सिविलियन, अगर वो सिविलियन पॉपुलेशन का ख्याल न रखता
तो 2 दिन से ज्यादा का ये धर्म युद्ध नहीं था। मैं आपको कारण बताता हूँ। आप अगर हिस्ट्री के थोड़े से भी जानकार हैं तो एक सोवियत डॉक्ट्रिन है। सोवियत डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जब कहीं पे हमला हो तो जिस जगह हमला हो वहाँ तादाद से ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, थोड़ी कम आ रही है लेकिन आ रही है जी। मेरा वीडियो ना आए तो परवाह नहीं, आवाज सुनना। बिल्कुल कि सोवियत डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जब किसी जगह पर हमला करो तो उसमें बेइंतहा फायर पावर जो रूस ने पहले दिन की, यानी कि उसने उस समय यूक्रेन के एयरफील्ड, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल बेस, उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हो जाती है तो अगले दिन लिंकअप होता है। लिंकअप का मतलब कि जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो जिस जगह एयर स्ट्राइक की गई है वहां आते हैं, उनसे ऑक्यूपाई करते हैं। और ये बेलारूस और डोनबास एरिया से होना था, लेकिन वो रूस ने नहीं किया। मीन्स कि रूस यूक्रेन को कब्जाना नहीं चाहता था। रूस का एम ये था कि यूक्रेन में केवल सत्ता परिवर्तन हो। अब मैं आपसे दूसरी बात, आपने कहा कब्जा नहीं हुआ, कब्जा नहीं हुआ। जो खैरसान है, खैरसान को यूं समझिए जैसे हिंदुस्तान का विशाखापट्टनम। सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग फैक्ट्री खैरसान में है। क्या खैरसान में रूस का कब्जा नहीं है? अच्छा ये बताइए, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें से एक न्यूक्लियर रिएक्टर चेर्नोबिल, उसके ऊपर तो पहले ही कब्जा हो गया था। आज एक दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर पर कब्जा नहीं हुआ क्या? अच्छा एक बात और बताइए कि जो ओडिशा शहर है, जो एक बंदरगाह शहर है, वहां के सामने रूस के 6 बड़े वारशिप डिस्ट्रॉयर और हो सकता है कि कुछ सबमरीन भी हो और 80% खाली हो चुका है। तो क्या नहीं हुआ? इसका मतलब दूसरी बात ये कि सफिशिएंट इलाके में कब्जा हुआ और खार्किव में होने वाला है। और चलो इन दोनों बातों को छोड़ दो। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से बताना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक के अंदर हमला किया किस लिए? कि साहब यहाँ वेपन। त्यागी जी की आवाज को थोड़ा और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएं। त्यागी जी आपकी आवाज पूरी तरीके से थोड़ी। अब बोल सकता हूँ? हाँ जी 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 अब ठीक है, आप बोलिए जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक में हमला किया इस संदेह में कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि वहां बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार हैं। इसी बात के ऊपर हमला किया। अब मुझे आप एक बात बताइए, 2019 में रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर एक प्लेग जैसी बीमारी फैली। जब वो बीमारी फैली तो रशिया ने कहा कि मुझे इसमें ये संदेह है कि ये किसी केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वार का हिस्सा है, लेकिन ज्यादा डिटेल्स नहीं थे। अब पता लगे हैं। अब भाई साहब सुनिए भारती जी, क्या पता लगा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कीव में और ओडिशा में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कीव में और ओडिशा में 2 बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज का निर्माण किया है। निर्माण पूरा हो चुका है और उसके अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स, जैसे वुहान लेबोरेटरी थी चाइना में, वहां पे भी अमेरिका उसके साथ इन्वॉल्व था। ये बात अब जाके सामने आ रही है। अब मुझे बताइए कि अगर अमेरिका इराक में बायोलॉजिकल वेपन को इतनी दूर से आके हमला कर सकता है, तो रशिया जिसके बॉर्डर के ऊपर ये 2 बायोलॉजिकल लैब कीव में और उड़ीसा में है, वो न करे। हालांकि और भी बहुत सारे बिल्कुल लेकिन त्यागी जी लेकिन ये जो ठीक है, अभी जो फिलहाल जो हमला किया उसके पीछे तो वजह कुछ और, चूंकि ये बायोलॉजिकल वॉर की बात तो अब आ रही है सामने, लेकिन रूस ने जो कहा है कि वो तो केवल नेटो की सदस्यता ना ले, हम लड़ाई अपनी सेना वापस खींच लेंगे। बायोलॉजिकल वार वाली तो बात
जी सर ये तो कहा गया, देखो कुछ चीजें कहने की होती हैं और कुछ चीजें नहीं कहने की होती हैं। दूसरी वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये मेन रीजन है, इसकी जानकारी जब पुतिन को मिली, और नाटो वाली बात तो है ही कि बिल्कुल। भाई वो नाटो का सदस्य क्यों बने, नाटो का क्या क्या उसका यूक्रेन का एथिनिटी इंडेक्स यानी कि जातीयता संबंध अमेरिका से ज्यादा है या रूस से ज्यादा है? क्या यूक्रेन सोवियत यूनियन की फाउंडेशन के टाइम उसका फाउंडर मेंबर नहीं था? क्या यूक्रेन में लेनिन, स्टालिन और गोर्बाचोव वो यहाँ के नहीं है? तो बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि किस वजह से वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, और फिर क्या इसे एक व्यक्ति की जिद न माना जाए कि वो अपने देश की तबाही देखता रहे, और किस उद्देश्य के लिए? सिर्फ कि मैं उसका मेंबर बन जाऊं यूरोपियन यूनियन का और नेटो का। अरे मैंने कल सर से बताया था, मुकेश सर से, कि ये अमेरिका, और ये अब खुलेगी बातें, अब बहुत जल्दी 1 आध महीने में ही सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है अमेरिका का, उसकी चौधराहट है। वो अपनी तरफ दूर बैठ के अकेला रह के और बाकी देशों को लड़ाते रहो, उनका युद्ध का व्यापार चलते रहो। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे भारतीय जैसे लोगों को भी, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें भी ये इस तरह की पिक्चर पेंट कर दो कि नहीं, ये जो रूस है ये विलन है। ये अभी बहुत जल्दी पता लगेगा कि जो विलन है असलियत में वो हीरो है, और जिसे आज आप हीरो मान रहे हैं, जिसने अपने देश का सत्यानाश करा दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब करा दिया, उसके टेलीविजन टावर्स और उसके रडार स्टेशन और उसके नेवल बेस को ध्वस्त करवा दिया। क्या एक लीडर की जिम्मेदारी केवल ये होती है कि मैं बोल्ड हूँ, मैं करेजियस हूँ, मैं देश में रहूंगा, मैं देश नहीं छोड़ूंगा? क्या उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो अपने लोगों का ख्याल रखे, अपने देश की संपत्ति का ख्याल रखे? बिल्कुल, और अगर बिल्कुल, उसके एक चीज, लिए बिल्कुल, देश एक काल पात्र के हिसाब से जी। उसे कोई निर्णय लेना पड़े तो निर्णय ले, वो निर्णय तब ले जो देश की भलाई में हो। क्या उसने ऐसा किया? आप ईमानदारी से सोच के बताइए। बिल्कुल भारती जी, ये तो सवाल आपसे है। एक सवाल मेरा और है आपसे कि नाटो की सदस्य, मुझे पहले त्यागी जी जो है थोड़ा प्रोपेगेंडा वार भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट जो उनका ठीक है, मैं लेकिन कुछ पॉइंट पर वो जैसे कह बायोलॉजिकल है, ये सब तो उनको शायद रूस के जासूसों ने उनके कान भरा होगा। आपको समझ रहे हैं कि भारत के लिए आगे रूस हथियार के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप कहीं बिजनेस करना है, फ्रांस से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, इंग्लैंड से करते हैं, रूस में क्या है बताइए? रूस अपना लोकतंत्र सही से नहीं बना सका, वो माफिया, वो अलीगार्क। यूक्रेन में क्या है? यूक्रेन में क्या है भारती जी? यूक्रेन में क्या है? यूक्रेन कभी से भारत का दोस्त नहीं रहा, आप वहां पर हैं। यूक्रेन तो चलो ठीक से रूस से अच्छे से खाते पीते थे यूक्रेन के लोग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पुतिन के सनक ने खराब किया ना। ये नाटो में कभी नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं नाटो में? उनको बस ये है कि ये मेरा हिस्सा है, मैं इनको दबा के रखूंगा। एक भाई जैसे जॉर्जिया में क्या और जगह किया। नाटो में आप कह रहे हैं नेटो में नहीं जा रहे हैं, यही बात अगर जेलेंस्की बोल देंगे, जो बात भारती जी आप बोल रहे हैं, ये बात जेलेंस्की भी बोल देना कि नेटो में नहीं जा रहे हैं, मामला ही खत्म है। ये तो आप कह रहे हैं, आपको किसने बताया? कब का वो करे कि तुम सेना हटा लो, डिनाजीफिकेशन कौन है बताइए? पुतिन नाजी नहीं, जब ये तो लड़ाई हमने 24 तारीख से पहले, 24 तारीख को जब पहला हमला हुआ था भारती जी, अगर उस समय तो यही कहा जा रहा था। देखिए भारत के नहीं, सुनिए, भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि भारत की जो लोकतंत्र है वो तानाशाही में धीरे धीरे बदलती जाएगी। इस तरह होगा तो पूरी दुनिया में, समझ रहे हैं? पता नहीं ये किस एंगल से बोल रहे हैं। बायोलॉजिकल लैब है, ये सब है, प्रोपेगेंडा कहाँ से आप ला रखे? प्रोपेगेंडा तो लैब नहीं है ये, आपको किसने बताया? आपको कहाँ से जानकारी? आप वहां पर काम कर रहे हैं, आप कोई वहां पे सरकार में शामिल करो? मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ ना, मेरे आम लोगों की क्या ये आम लोगों की बात होती है? ज्यादातर रूसी लोग इस हमले के विरोध, आपको पता है? आप वहाँ मीडिया मैं तो यूक्रेन में जितने भी लोग हैं उन सबको रूसी मानता हूँ। यूक्रेन की जितनी भी जनता है सबको रूसी ही मानता हूँ, सबको रूसी ही मानता हूँ, क्योंकि वो तो 92 से पहले तो रूस का ही पार्ट था ना। अरे भाई है तो एक भाई छोटे भाई को दबाएगा, उसका छीनेगा। मान लीजिए आप मेरे भाई है, मैं आपका एक चीज आप बताइए, ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। आप एक चीज बताइए, नाटो में शामिल होने से रूस को जो नुकसान है वो रूस ने बता दिया। शामिल अगर यूक्रेन को फायदा है, वो फायदा गिनाइए ना। जो रूस को, यूक्रेन को क्या फायदा है नाटो में शामिल होने से? यूक्रेन को क्या फायदा है? फायदा अमेरिका को है। को क्या फायदा है नाटो में? लाटविया, लिथुआनिया को क्या फायदा है? अभी नाटो में रहते, कब के उनको खींच के ले जाते।
अगर आप भारत में लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, आप पुतिन को सपोर्ट कीजिए, लेकिन लंबे समय में देखिएगा वही पुतिन आपके लिए भी काल बन जाएगा। ठीक है, आप हथियार खरीदना छोड़ दो, मैं जो तब सवाल से पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान मैं निकाल कर वहां मेरे जाके- सवाल का मेरे जवाब बाकी लिखिए। जनरल है, ये है कब का। जी एक दो त्यागी जी रक्षा बोल रहे हैं, पुस्तकें त्यागी जी। बुला लेते हैं आप, वो हथियार या युद्ध करवा देते हैं ऑनलाइन। एक दिन आपकी समझ में ये आ जाएगा, एक दिन वो आ जाएगा। ये अरे समझ में आ जाए तो आपके बच्चे अमेरिका क्यों पढ़ने जाते हैं? अमेरिका से भारती जी आप सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया, आप सब सुन लीजिए आप जी। त्यागी तर्क के ऊपर बात करो। जो नाटो देश हैं उनमें से 5 देश ऐसे हैं जो रशिया के बॉर्डर पर हैं। बेल्जियम उनमें शामिल है। और ये 5 देशों के अंदर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए हुए हैं 5 देशों में। बिल्कुल। और जो बाकी बचे हुए देश हैं जो रशिया के बॉर्डर पे हैं, उसमें नेटो रेस्पॉन्स फोर्स वो डिप्लॉय अभी अभी किया है और अभी अभी बना भी है वो। और अमेरिका ने अपने अदर मिसाइल्स तैनात और डिप्लॉय की हुई है। अब आप रशिया की स्थिति को समझिए कि रशिया के पूरे बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन को छोड़ के या बेलारूस को छोड़ के पूरे एरिया में जो वेपन्स तैनात हैं वो रशिया के खिलाफ है, क्योंकि नेटो रशिया के खिलाफ है। वो उसी अमेरिका ने ये कहा था 1991 में कि हम नेटो का विस्तार नहीं करेंगे। उस समय 12 देश हुआ करते थे नेटो में, उसने विस्तार करके 30 कर लिए। क्या अब रशिया को अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं करनी चाहिए? हाँ, हम मानते हैं कि जो यूक्रेन है उसे अपनी सॉवरेनिटी की परवाह है, रशिया को अपनी सिक्योरिटी की परवाह है। तो इसीलिए रशिया ने ये कहा कि हम तुम्हारी सॉवरेनिटी को कायम रखते हुए हम ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन क्यों हो? क्योंकि वहाँ का जो वो जेलेंस्की है, उस जेलेंस्की ने उसकी अपनी कुछ एम्बिशन रही होगी कि वो नेटो में मिलना चाहता है, पूरा देश मिलना नहीं चाहता सर। ये तो सिचुएशन, ये तो मीडिया से है, ये तो वेस्टर्न मीडिया से है जो खबरें आ रही हैं। और आज कट गई वो खबरें, बिल्कुल आज कट गई। कल से आप देखिएगा, कल से आप देखिएगा टीवी में क्या आएगा। आज लोगों को पता लगा है, कल नहीं पता लगा था, आज पता लगा है कि वहां के कीव में और ओडिशा में अमेरिका और यूक्रेन मिलकर बायोकेमिकल वेपन्स बना रहे थे। वो दोनों लेबोरेटरी के प्रूफ सामने आए हैं और आज ही सामने आए हैं। अब जब वो पता लगेगा तो कि अमेरिका का भारती जी को अभी नहीं पता है, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन एक सवाल ये निराधार है, ये चीज आप निराधार बता रहे हैं, इनका प्रूफ कुछ नहीं है। और बता रहा हूं जो आप कह रहे हैं, रूस अगर कारोबार पे ध्यान देते, मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी इधर उधर और टेक्नोलॉजी के दूसरे क्षेत्र में निर्माण करते, तो स्वाभाविक है सारे पड़ोसी उनसे मिलते। लेकिन रूस का क्या है कि आप उस क्षेत्र को कब्जा करो, उनको माफियाओं से, अलिगार्कों से दोहन करवाओ, इससे ज्यादा। और वहां पे एक तनाशा बैठा दो, वही यूक्रेन में चाहते कि एक तनाशा बैठा दो, इनका दोहन करो हर साल, इनका हर चीज ले जाओ मॉस्को, हम वहां अय्यासी से खाए पिए, उसमें त्यागी जी उनके सहयोगी बने। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं। भारती जी आपका जो स्टेटमेंट है, भारती जी आप जो कह रहे हैं, चूंकि आप यूक्रेन में रह रहे हैं, यूक्रेन के निवासी हैं, नागरिकता आपको है नहीं, मुझे नहीं पता, अगर नागरिक हैं आप अच्छी बात है। लेकिन जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं और आपके बोलने के पीछे जो रीजन है, हाँ ठीक है, आपके बोलने के पीछे यूक्रेन के पक्ष में बोलने के पीछे जो आपका आर्गुमेंट है, उसी आर्गुमेंट के कारण रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि रूस नहीं, आप समझिए, मैं समझा रहा हूं, मैं आप मेरा सवाल तो आप कह रहे हैं कि रूस जो यूक्रेन है, यूक्रेन की अपनी पहचान है, यूक्रेन अपना एक स्टेट है, उसकी अपनी संप्रभुता है और उसमें रूस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके हिसाब से चले। यही बात तो यूक्रेन भी चाहता है, यही बात तो रूस भी चाह रहा है ना। लेकिन यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख करके अमेरिका रूस के संप्रभुता पर हमला करना चाहता है, उसकी राष्ट्रीयता को खतरा में लाना चाहता है। तो रूस हमला नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो भी तो अपनी संप्रभुता की रक्षा ही कर रहा है ना, क्योंकि यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है नेटो देश के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, आपको बताइए नेटो में जाने से क्या फायदा? उनको तो नुकसान ही है ना, यूक्रेन को तो नुकसान हो ही गया नेटो की आया बचाने के लिए। वो कहां जा रहे हैं?
वो तो कहता है तुम अपना सेना हटा लो, हर चीज हटा लो। अगर भाई ये तो अब कह रहे हैं ना, ये तो अब कह रहे हैं, और आज भी टेबल पे कल जो पहले 5वें दिन जो बातचीत हुई थी, 5वें दिन जो बातचीत के टेबल पे रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मिले थे, तो वहां भी तो आपके जेलेंस्की के जो प्रतिनिधि थे आपके देश के, उन्होंने तो नहीं कहा जो नाटो से में हम सदस्यता नहीं लेंगे। उसके जस्ट अगले दिन जो है, अगले दिन ही ईयू की सदस्यता के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया, प्रस्ताव में पास हो रहा है 48 घंटे के भीतर। चाहते, यहाँ के लोग चाहते ईयू में जाना, यहाँ ज्यादातर लोग चाहते हैं। अगर वो जो आज लड़ रहे हैं, जो आपको नाटो में जाने से रूस को क्या खतरा है, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। रूस के आपके नाटो में जाने से अमेरिका की सेना, नाटो की सेना जो है वो आकर के रूस के बॉर्डर पे खड़ा होकर के अपनी मिसाइलें तैनात कर दे और रूस पे कभी भी हमला करने का खतरा बना रहे, तो ये रूस क्यों झेले? जो बाद में झेलना वो अभी खत्म कर दे, वो इसीलिए वो मिलिट्री स्ट्राइक कर रहा है। वो एक बहाना है, समझिए। नहीं, ये एक बहाना नहीं है, ये आप लोग समझना नहीं चाहते। आप चूंकि यूक्रेन में हैं और यूक्रेन के खिलाफ नहीं बोल सकते, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं। नहीं, मैं यूक्रेन, ये बात सही है, यहाँ के आम लोग नहीं जाना चाहते रूस के साथ। ठीक है, आम लोगों के आप लोकतंत्र को आपको इज्जत करनी पड़ेगी। यहाँ के लोकतंत्र जो नहीं तो लोकतंत्र कौन सा यूक्रेन पे? कभी रूस ने ये तो नहीं कहा जी कि भाई यूक्रेन पे कब्जा कर रहा हूँ, देश को अपने मिला रहा हूँ। रूस देखिए, रूस तो ये भी ये कह रहा है कि आज आप कह दे, अगर जेलेंस्की आज ये बात कह दे कि नाटो में नहीं, अगर वो खुले मंच से ये कह दे, आकर के स्टेटमेंट दे दे, इतने वीडियो जारी कर रहे हैं ना, एक वीडियो ये भी जारी करे भाई रूस अपनी सेना वापस ले ले, मैं वादा करता हूं कि मैं नाटो में नहीं शामिल होऊंगा, कभी नहीं शामिल होऊंगा। बातचीत टेबल पे हुई है, वो रूस में कहां, यूक्रेन नाटो में जा नहीं रहा है। नहीं जा नहीं रहा है, लेकिन बोल को आप कह रहे हैं ना, ये जेलेंस्की को बोलना चाहिए ना, जो प्रधानमंत्री उनको बोलना चाहिए, आपके बोलने से नहीं होगा ना। आप जो अंदर में बात हुई है वो आपको पता नहीं होगा, ये बात नहीं, आपको कहां से पता है? हमें तो पता है, हमारे तो रिपोर्टर हैं वहां पर, हमारे पास अपने सोर्सेज हैं, हमें तो पता है, हमारे अपने सोर्सेज हैं, हमारे अपने सोर्सेज हैं। आपके पास क्या सोर्स है बताइए? ठीक है, आप किस आधार पे बोल रहे हैं? लेकिन आप जो इस हमला को तो जस्टिफाई करते हैं ना, किसी के लोकतंत्र, नहीं, मैं इस हमले को जस्टिफाई कर रहा हूं और उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन बता रहा हूं। जो रीजन है वो रीजन हर एक देश को, हर एक देश की, देखिए हर एक देश की संप्रभुता पर जब आती है तो उसे लड़ने का अधिकार है, उसे बचाने का अधिकार है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल जो रूस भी कर रहा है, और इसी अधिकार की लड़ाई जो है यूक्रेन भी लड़ रहा है। रूस अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो दूसरे के क्षेत्र में घुस करके आए हैं। कल आपके क्षेत्र में चीन आ जाए तो आप इसी तरह करेंगे? आपके घर में भारतीय ये बताइए, आपके पड़ोसी जो हैं वो अपने घर में आपके दुश्मन को टिका लें और उसके बगल पड़ोसी के देश से आपके दुश्मन जो हैं वो आप पे हमला करें, तो आप चाहेंगे क्या कि आपके पड़ोसी के देश में, घर में आपका कहां यूक्रेन कोई प्रोवोकेशन नहीं किया? जो अलगाववादी का जो है, अलगाव गजब बात कर रहे हैं, ये प्रोवोकेशन नहीं तो क्या है? अरे आप तो गजब बात कर रहे हैं, प्रोवोकेशन ही क्या है? नाटो आपको आप साइन करेंगे, नाटो की सेना बॉर्डर पे आएगी, ये प्रोवोकेशन नहीं तो क्या है त्यागी जी? अब बताइए, नाटो की सेना तो आज से पहले आई, आज ही थोड़ी आई हुई है, इतनी पहले से है लिथुआनिया, हर जगह। एक मिनट भारती जी सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, त्यागी जी को सुनिए जी। नेटो ने पिछले 30 साल में इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं की, जिसमें सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट हो, डिस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट्स हो, वारशिप्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जो अब वो 10 मार्च से 30 अप्रैल तक करने वाला है। क्या ये उकसावा नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, नेटो ने कभी नेटो रिस्पांस फोर्स नहीं बनाया, युद्ध चलते ही उसने ये फोर्स बनाया। क्या ये उकसावा नहीं है? नेटो के देशों ने यूक्रेन को युद्ध में चलते हुए स्टिंगर मिसाइल दी। फ्रांस ने, जो आज बात कर रहा था रशिया से, अपने राफेल दिए, एंटी टैंक मिसाइलें दी। क्या ये उकसावा नहीं है? अब एक सेकेंड सुनिए सर, उकसावा भी है। अब तुम एक बात समझो, इंटेलिजेंट आदमी को यह समझना पड़ता है कि हर चीज के पीछे एम क्या है। अब एम क्या है? दरअसल में अमेरिका के साथ नेटो की प्रतिबद्धता खत्म हो रही थी या उसमें दरार पड़ रही थी। क्यों दरार पड़ रही थी? क्योंकि जर्मनी और फ्रांस, जिनको तेल और गैस मिलता था रशिया से, उन्होंने कहा कि अगर तुम रशिया पे प्रतिबंध लगाओगे तो ये हमें नहीं मिलेगा और अमेरिका हमको दे नहीं सकता। उस दरार को कम करने के लिए उन्होंने को ये साबित करना था कि जो नेटो के देश हैं
उनकी 1 इंच भूमि के लिए भी मैं खड़ा रहूंगा, अमेरिका ने कहा। और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बलि का बकरा बनाया सर आपको, यानी कि यूक्रेन को। तो अमेरिका ने यूक्रेन का सहारा लेके ये बात की ताकि और देश वो जुड़े रहे कि भाई हम नाटो में है, लिहाजा अमेरिका हमारी मदद करेगा। अब तो समझ लो कि बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है और मुझे लगता है कि भारती जी भी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोल नहीं सकते, यूक्रेन में रह रहे हैं, इनकी अपनी कुछ मजबूरी नहीं होगी। लेकिन हमारे पास समय की कमी है। भारती जी आगे भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए भारती जी आपका और टीपीएस त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रही। जो भी बात आपने करी, जो दर्शक सुन रहे होंगे उनको इस बात का पता चल रहा होगा कि यूक्रेन की जो लड़ाई, यूक्रेन के कंधे का इस्तेमाल अमेरिका किस तरीके से कर रहा है और भारतीय जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यूक्रेन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस कॉज के लिए यूक्रेन लड़ना चाह रहा है उसी कॉज के लिए रूस भी लड़ रहा है और उसी कॉज के लिए रूस ने यूक्रेन पे मिलिट्री स्ट्राइक की है, क्योंकि अपनी संप्रभुता का रक्षा करना और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना हर एक राष्ट्र का पहला धर्म होता है। इसलिए यह युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।